नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल एपीसी एकेडमी में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर की इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट कैसे उसमें काम होता है, इन सब के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हमारी वर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर का मीनिंग क्या होता है? आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि कोई काम आपने कैसे करवाना है। एक वर्ड होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन और एक वर्ड होता है आर्किटेक्चर। ऑर्गेनाइजेशन हमें ये बताती है कि हमने क्या करना है, ठीक है, बट वो चीज़ कैसे करनी है, मीन्स क्या उसके लिए आपने पर्टिकुलर टेक्निक फॉलो करना है, वो आपका आर्किटेक्चर बताता है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो किसने दिया है, ये स्ट्रक्चर आपको, और कब ये बना है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपको दिया है जॉन वॉन न्यूमैन। और कब इन्होंने बना के दिया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर? आपका 1970 में। देखिए, टाइम टू टाइम कंप्यूटर ने बहुत जो है वो डेवलपमेंट करा है, एडवांसमेंट इसमें बहुत आया है। तो हर जनरेशन में, जैसे हमने डिस्कस करा है अपने लास्ट चैप्टर्स में या लास्ट टॉपिक्स में, कि जनरेशन में क्या होता है, साइज आपका कॉम्पैक्ट होता जाता है, मेमोरी बढ़ रही है, स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक आर्किटेक्चर ऐसी टर्म है, इसको जैसे पर्टिकुलर इन पर्सन ने बनाया वो आज तक इसी बेस पे काम कर रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मेनली हमारे 4 और 5 कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे हम इसमें डिस्कस करते हैं अपना कि किन किन चीज़ों के बेस पे मेरा जो है वो कंप्यूटर काम करता है। एक आता है मेरे पास इनपुट यूनिट, ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आता है सिस्टम यूनिट। ओके, सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट में मेरा सीपीयू और स्टोरेज, इन सब के बारे में थोड़ा सा आता है। ठीक है जी, सीपीयू और स्टोरेज, इनके बारे में मुझे डिस्कस करना है। और एक आती है मेरे पास आउटपुट यूनिट। तो आर्किटेक्चर में मेनली कि कंप्यूटर कहीं से इनपुट लेता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, फिर उसको कहीं स्टोर करता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बेस पे कंप्यूटर के 5 मतलब फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ऐसे बेसिक फंक्शन हमारे कंप्यूटर के 4 ही होते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बेस पे बात करें तो इसके 5 फंक्शन आते हैं। 5th फंक्शन इसमें जो दिया गया होता है, दैट्स योर कंट्रोलिंग। जैसे फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे जैसे आपका फंक्शन आता है, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें भी डिस्कस करा हुआ है। जैसे इनपुटिंग होता है, आउटपुटिंग होता है, ठीक है, प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, उसके बाद हमारा स्टोरेज होता है। ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसमें सबसे पहले मतलब क्वेश्चन जो अराइज होता है, पहला क्वेश्चन ये है कि किसने आर्किटेक्चर दिया है। एक्चुअली जो ये जॉन वॉन न्यूमैन है, अगर कंप्यूटर ऑफ हिस्ट्री जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि जॉन वॉन न्यूमैन ने आपका कंप्यूटर डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसको भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको रिमेंबर करना इजी है। जिन्होंने एडवेक को इन्वेंट किया है उन्होंने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर 1970 में आपका दिया हुआ है। उसके बाद फंक्शंस में, क्योंकि इन्हीं फंक्शंस के बेस पे कंप्यूटर के कुछ एक कंपोनेंट्स जो है वो काउंट होते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट्स, क्योंकि आर्किटेक्चर आपका इन्हीं कंपोनेंट्स के आसपास घूमता है सारा। जो आर्किटेक्चर है आपका कंप्यूटर का, उसको हम कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम या बेसिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो कंपोनेंट्स आपके आते हैं, पहला कंपोनेंट आता है आपका इनपुट आउटपुट यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में IO यूनिट लिखते हैं। ठीक है, इनपुट, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, इनपुट आउटपुट यूनिट। एक आपके पास आता है CPU, ठीक है, एक आपके पास आता है स्टोरेज यूनिट। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स, इनके बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपना उठाते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट सबसे पहले उठा रहे हैं हम लोग इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट कौन सी होती है? जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से इनपुट लेता है, मीन्स रॉ डाटा को लेता है, फिर उसको जो है फर्दर आगे प्रोसेसिंग के लिए आपका भेजता है। तो यहाँ पे इनपुट यूनिट में क्या होगा, इसके 3 मेन काम होते हैं आपके। सबसे पहले तो होता है कि एक्सेप्ट करता है अपने पास, एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, तो पहला तो ये आउटसाइड वर्ल्ड मीन्स कि यूजर से इनपुट लेता है थ्रू एनी इनपुट मीडिया,
जो इनपुट मीडिया आपके पास आते हैं, जैसे अगर मैं अपने नॉर्मल से कंप्यूटर का बात करूं, जो पर्सनल कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं तो उसमें आपका कीबोर्ड और माउस सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, दूसरा काम ये क्या करेगा कि जो इसने लिया है डाटा अपने पास, मीन्स अभी ये रॉ डाटा है, अपने आप में इसका कोई मीनिंग नहीं है अभी तक, तो जो डाटा इसने लिया है उसको ये कन्वर्ट करेगा जो भी इनपुट लिया है इनटू मशीन एक्सेप्टेबल फॉर्म या मशीन रीडेबल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फंक्शन होते हैं, पहला एक्सेप्ट करता है आउटसाइड वर्ल्ड से, जो है वो इनपुट लेता है, मीन्स डाटा लेता है, फिर उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में जो है कन्वर्ट करता है। अब मशीन रीडेबल फॉर्म में मतलब कि जो आपका बाइनरी डिजिट होते हैं ना 0 1, उनकी फॉर्म में ये डाटा आपका कन्वर्ट होता है। तीसरा एक्शन क्या परफॉर्म करता है कि जो आपका डाटा कन्वर्ट हो गया उसको फर्दर जो है वो सप्लाई करेगा आपकी किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट के पास, टू प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर हम CPU आपका बोल सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट। ये मेन है इसका इनपुट यूनिट का काम। ये 3 फंक्शंस हैं जिनके बेस पे काम करता है। पहला तो इनपुट लेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा मशीन रीडेबल फॉर्म इन 0 1 की फॉर्म में, उसके बाद उसको जो आगे प्रोसेसिंग यूनिट में इन CPU मेमोरी जिसमें भी उसको डिमांड है जाने के लिए वहाँ भेजेगा। अब इनपुट किसके थ्रू देते हैं आप? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट मिलता है, ठीक है। आप लोग इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं इनपुट के लिए, तो जो मेन इनपुट डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं नॉर्मल अपने पीसीज में, सबसे पॉपुलर है कीबोर्ड और माउस। तो सबसे पहला कीबोर्ड आपका मतलब ऐसे तो इसमें डिस्कस करने का कोई ये नहीं, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगे तब आपका फुली डिस्कस होगा सारे डिवाइसेस के बारे में। लेकिन ऐसे कीबोर्ड जो इन्वेंट किया है आपका, ये याद रखना जरूरी है, क्रिस्टोफर सोल मतलब इनके इन्वेंटर हैं, और माउस के इन्वेंटर हैं डगलस एंगलबर्ट, ठीक है जी। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। 1 नंबर में आपसे पुट हो सकता है माउस किसने इन्वेंट किया है एंड कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा काम खत्म होता है इनपुट यूनिट के बारे में। अब सेकंड यूनिट हमारी आती है प्रोसेसिंग यूनिट या CPU जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर आउटपुट यूनिट। तो इन दोनों में से किसी एक को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। ठीक है, अगला हम डिस्कस करते हैं अपना, पहले हम आउटपुट यूनिट के बारे में बात करते हैं। आउटपुट यूनिट, तो इनपुट यूनिट का काम था आउटसाइड वर्ल्ड से डाटा लेना, उसको कन्वर्ट करना मशीन फॉर्म में एंड फर्दर उसको स्टोरेज या प्रोसेसिंग के लिए भेजना। लेकिन यहाँ आउटपुट यूनिट आपको क्या करती है, वो आपका कंप्यूटर से डाटा लेती है। मीन्स सबसे पहले तो जो आपकी प्रोसेस्ड डाटा बनेगा, मीन्स जो भी आपका प्रोसेस्ड डाटा होगा उसको एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, फ्रॉम कंप्यूटर। और वो प्रोसेस्ड डाटा आपका कौन सी लैंग्वेज में होता है? वो होता है आपका मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि मशीन लैंग्वेज ह्यूमन को जो है वो ह्यूमन के लिए इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है, तो 0 1 की फॉर्म में होगा। अब ह्यूमन तो सिर्फ अपनी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह ही समझ पाता है, तो उसको ये क्या करेगा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में सेकेंड स्टेप में क्या करता है, कन्वर्ट करता है उसको, ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ठीक है जी। तो पहला इसका काम हो गया कि जो प्रोसेस्ड डाटा है, मीन्स अब जो काम हुआ उस पर जो भी फंक्शन परफॉर्म होना था, जो फाइनल इनपुट मेरे पास फाइनल आउटपुट जो मेरे पास आई उसको इसने एक्सेप्ट किया, मीन्स चाहे मेमोरी से ले रहा है चाहे CPU उसको ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। फिर उस डाटा को जो है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करे, क्योंकि 0 1 हमारे लिए ईजी नहीं है समझना, 0 1 आम ह्यूमन को समझ नहीं आता है, इसलिए वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको सप्लाई कर देगा, सप्लाइज टू आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किसी आउटपुट मीडिया की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एनी आउटपुट मीडिया। तो यहाँ पे आउटपुट मीडिया आपका कुछ भी हो सकता है। सबसे कॉमन आउटपुट मीडिया जो आपके पास आता है वो होता है आपके पास मॉनिटर। कॉमन आउटपुट मीडिया जो आपके पास आता है
वो है मॉनिटर। ठीक है, तो अब मॉनिटर क्या होता है आपका? टीवी लाइक स्क्रीन है, जहाँ पे आपका अगर आप इनपुट करते हो वो भी कुछ दिखता है, आउटपुट करते हो वो भी आपके पास आ जाता है। ठीक है, जो भी आप डाटा एंटर करते हैं वो स्क्रीन पे जो शो होता है वो स्क्रीन होती है मॉनिटर। मॉनिटर का सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होगा कि किसने इन्वेंट किया है, तो इन्वेंटर ऑफ मॉनिटर कार्ल फर्डिनेंड। ठीक है, ये आपके इसके इन्वेंटर हैं। मॉनिटर वेरियस टाइप्स के होते हैं आपके पास, मीन्स पहले आपके यूज़ होते थे CRT मॉनिटर, इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। और भी कई टाइप के मॉनिटर्स होते हैं, जैसे आप यूज़ करते हो LCD, LED। CRT के बाद आप यूज़ करते हैं LCD, LED, TFT। तो मीन्स LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड, LED का फुल फॉर्म, TFT का फुल फॉर्म थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं या फिर क्वेश्चन आपके पास पुट हो सकता है कि इनमें से कौन सा मॉनिटर का टाइप है और कौन सा मॉनिटर का टाइप नहीं है। तो अगर आपके पास ये 4 ऑप्शन दी है कि क्या ये मॉनिटर ही है, तो आप इसमें टिक कर सकते हैं कि यस। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड्स और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, आज की डेट में थिन फिल्म ट्रांजिस्टर आपके कॉमन यूज़ में है, बिकॉज ये वेरी लाइट वेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये आपके बहुत लाइट वेटेड होते हैं। ठीक है जी, तो ये था कुछ मॉनिटर के बारे में, या फिर जो भी आपका आउटपुट यूनिट है। तो जो ये आपकी आउटपुट यूनिट है ना, इसका एक और नेम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इंपॉर्टेंट है, आपके पास VDU का फुल फॉर्म पूछा जाता है, दैट्स योर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आई होप इट विल क्लियर टू यू। आउटपुट यूनिट में आपका क्या आएगा? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जो यूज़र को आउटपुट दिख रही है, जो स्क्रीन दिख रही है, दैट्स योर आउटपुट यूनिट की हेल्प से आएगा। तो ये यहाँ पे हमारा खत्म होता है आउटपुट यूनिट। अब हम डिस्कस करेंगे अपना स्टोरेज यूनिट के बारे में। हमारे पास है स्टोरेज यूनिट, अगला कंपोनेंट, दैट्स योर स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज को आप मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, तो इसको मेमोरी यूनिट भी आपका बोला जा सकता है। ठीक है, स्टोरेज यूनिट का मेन फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो इसका काम है डाटा को स्टोर करके रखना। तो ये कौन कौन से डाटा को अपने पास जो है वो इकट्ठा करके रखती है? पहला तो वो जो किसी भी इनपुट यूनिट से इसको मिलता है। ठीक है, इनपुट यूनिट से जो भी डाटा आएगा फॉर प्रोसेसिंग, मतलब यहाँ पे जो भी इनपुट यूनिट से प्रोसेसिंग के लिए डाटा आया होगा, ठीक है, वो होता है। सेकेंड, इसमें क्या होता है कि जैसे प्रोसेसिंग हो रही है आपके पास, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं बना है, लेकिन जो डाटा आपके पास आया है इनपुट डिवाइस से, वो अभी इंटरमीडिएट टर्म में है। मीन्स अभी वो आधा प्रोसेस हुआ है, आधा उसका भी प्रोसेस होना बाकी है, मीन्स फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट भी आपके पास इसमें स्टोर होगा, इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये भी आता है। तीसरा, ये क्या रिजल्ट स्टोर करके रखता है? फाइनल रिजल्ट जो आपका जनरेट होगा, फाइनल रिजल्ट भी इसके पास रहेगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट अभी तक इसने आउटपुट डिवाइस के पास भेजा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो हमारी जो कंट्रोल यूनिट होती है ना, वो डिसाइड करती है कि किसके पास डाटा को भेजना है और कहाँ से उसको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट हो गया, इनपुट जो हमने किया वो भी इसके पास स्टोर रहेगा, इंटरमीडिएट रिजल्ट भी इसके पास स्टोर रहेगा और फाइनल रिजल्ट भी इसके पास स्टोर रहेगा। अभी तक वो फाइनल आउटपुट डिवाइस पे गया नहीं है, उससे पहले। क्लियर? अब आपके पास आता है कि स्टोरेज या स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज कितने टाइप की होती है? तो मेमोरी हम 2 टाइप में यूज़ करते हैं। एक होती है हमारी टेम्पररी मेमोरी और एक होती है मेरी परमानेंट। ठीक है, तो जो टेम्पररी मेमोरी होती है ये एक्चुअली डाटा को फुल टाइम के लिए स्टोर नहीं करती है। ये डाटा तब तक स्टोर करके रखेगी जब तक आपका पावर ऑन है। ठीक है, इसको मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, पर परमानेंट मेमोरी जो होती है वो डाटा को फ्यूचर यूज़ के लिए आपका रखती है। ठीक है, अगर आपने डाटा कभी मीन्स लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना है अगर, ठीक है, तो ये डाटा इसमें जो है वो सेव रहता है। एक्चुअली
टेम्परेरी मेमोरी आपकी फास्ट होती है लेकिन ये महंगी होती है, बिकॉज इसका स्टोरेज कैपेसिटी कम होता है आपके पास टेम्परेरी मेमोरी का, और एक्सपेंसिव होती है। परमानेंट स्टोरेज का जो कैपेसिटी है वो बहुत है, लेकिन इसका प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो मेमोरी आपके सीपीयू या प्रोसेसर के जितने नज़दीक होती है उसका प्रोसेसिंग या उसका स्पीड उतना ही हाई होता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीपर है, थोड़ी सी स्पेस भी ज़्यादा है, बट इससे थोड़ी सी कम स्पीड इसका होता है, ठीक है। तो ये था मेरा स्टोरेज यूनिट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना सीपीयू के बारे में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सीपीयू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। एक्चुअली सीपीयू क्या होता है, अगर आप अपना पीसी देखते हैं तो एक केस आपको दिखता है रखा हुआ, हम उसे बोलते हैं कि ये सीपीयू है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है। दैट इज़ नॉट सीपीयू। सीपीयू वो हमारी सिस्टम यूनिट होती है टोटल, ठीक है। जो केस होता है हमारे पास रखा हुआ जिसमें ऊपर से प्लास्टिक कवर लगा है, वो हमारी सिस्टम यूनिट है। इसके अंदर हमारा सीपीयू होता है, जो हमारा मदरबोर्ड होता है अंदर, उसी पे हमारा सीपीयू लगा होता है, जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं आपके पास, ALU एंड CU, ठीक है जी। दो कंपोनेंट होते हैं ALU एंड CU, एंड इसके साथ होती है आपकी एक इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, इंटरनल स्टोरेज या इंटरनल मेमोरी आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो सीपीयू में क्या होता है आपका, ALU एंड CU इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं, यही मिलकर सारा काम करते हैं। तो जैसे आपका ह्यूमन बॉडी होता है ना, सारे डिसीजन आपका ब्रेन लेता है, ठीक है। आपने क्या करना है, क्या आपको रिएक्ट करना है, वो सब कुछ ब्रेन करता है। तो यहाँ पे सारा कंट्रोल जो है वो जितना भी है वो सीपीयू के पास होता है, तो सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, सारे डिसीजंस लेता है। तो ये आपका सीपीयू का मेन रोल होता है। सीपीयू में टू मेन, मतलब इसके जो फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मेन काम इसका क्या है, जो आपकी मेन मेमोरी मींस रैम होती है, ठीक है, वहाँ से सीपीयू इंस्ट्रक्शन लेता है, फेच करता है वहाँ से डाटा, ठीक है, और उसको जो है वो रजिस्टर्स में स्टोर करता है। अब ये रजिस्टर्स क्या हैं, आपकी इंटरनल मेमोरी है, ठीक है। रजिस्टर्स इंटरनल मेमोरी है। एक्चुअली इट इज मेन मेमोरी जो है वो रैम आपकी काउंट होती है, तो रैम से डाटा आपका रजिस्टर्स के पास जाता है। रजिस्टर में एक्चुअली क्या होता है कि ये फ्लिप फ्लॉप होते हैं आपके पास, एक उनकी हेल्प से रजिस्टर आपके बनते हैं। रजिस्टर्स जो है वो कम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है। फ्लिप फ्लॉप ओनली 1 बिट स्टोर करता है 1 टाइम पे। तो रजिस्टर आपके 7 बिट या 8 बिट्स, मतलब साइज होता है रजिस्टर्स का, तो 7 या फिर 8 बिट्स आपकी रजिस्टर जो है वो स्टोर करता है। बिकॉज जितने फ्लिप फ्लॉप आपने यहाँ कंबाइन किए, 5 किए तो 5 बिट हो गया, 6 किए तो 6 बिट हो गया। मीन जैसे जैसे आपके माइक्रो प्रोसेसर आते रहे वैसे इसका साइज जो है वेरी होता रहता है, ठीक है। तो रजिस्टर्स को इंटरनल मेमोरी के तौर पे यूज़ करते हैं और इट इज़ वेरी फास्ट। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी सबसे फास्टर मेमोरी है, तो वहाँ पे आपके पास होता है रैम, रोम, कैश मेमोरी या फिर आपकी रजिस्टर्स। तो वहाँ पे कई लोग अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कैश मेमोरी टिक करते हैं। एक्चुअली सबसे फास्टर मेमोरी आपकी रजिस्टर होती है। रजिस्टर और कैश मेमोरी में भी सबसे फास्टर आपका रजिस्टर होता है, ठीक है। तो ये डाटा को टेम्परेरीली स्टोर करता है। मीन्स जब भी सीपीयू फॉर्मेशन होता है उसमें डाटा ट्रांसफ़र 7 और 8 रजिस्टर्स होते हैं इसमें लगे हुए, जिनके बेस पे डाटा का फ्लो बनता है, और वो डाटा का फ्लो आपका डाटा बसेस की हेल्प से होता है। तो सीपीयू के अंदर सब कुछ होता है, मीन्स बसेस हैं, डाटा रजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, तो सब कुछ आपका मदरबोर्ड पे लगा होता है, ठीक है जी। तो मेन मेमोरी से डाटा रजिस्टर में जाएगा। अब रजिस्टर्स क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूशन के लिए फर्दर जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए आगे भेजते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर उसको फिर से मूव ऑन कर देगा सीपीयू, मतलब जो ALU के पास जाना है या कंट्रोल यूनिट के पास जाना है। तो यहाँ से इंटरनल मेमोरी से डाटा एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, और जब एग्जीक्यूट हो गया आएगा तो फिर रजिस्टर के पास जाता है। तो यहाँ से फिर से, मतलब जब एग्जीक्यूशन हो गया तो रजिस्टर से मेन मेमोरी में आता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन मेमोरी से रजिस्टर में डाटा जाना है, फिर एग्जीक्यूशन के लिए उसको आगे भेजा जाएगा, चाहे वो कंट्रोल यूनिट देखे चाहे वो
और आपकी ALU देखे, ठीक है। फिर रजिस्टर से मेन मेमोरी में डाटा ट्रांसफर हो गया, एग्जीक्यूशन के बाद वो फिर रजिस्टर के पास आ गया और फिर वो मेन मेमोरी में ट्रांसफर होता है, ठीक है। आपके पास वेरियस रजिस्टर्स होते हैं, तो सबसे कॉमन रजिस्टर जैसे आपके पास एक बार पूछा जाता है कि हाँ जी बफर क्या है आपका, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसीलिए इस रजिस्टर का नाम मैं यहाँ दे रही हूँ। इट इज़ 1 बिट स्टोरेज रजिस्टर, टेम्परेरी स्टोरेज करता है, ठीक है, मतलब जस्ट आपके डाटा को होल्ड करता है और 1 बिट का स्पेस इसमें होता है, ठीक है। ये 1 बिट 1 टाइम पे लेता है, बफर टेम्परेरली रखेगा। एक आपका रजिस्टर का डिस्कस होता है एक्यूमुलेटर। क्या करता है, आपकी कैलकुलेशंस करवाता है, तो जितने भी आपके कैलकुलेशंस हो रही हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, उनको हैंडल करता है एक्यूमुलेटर, ठीक है। बाकी इसमें बसेस होती हैं जो डाटा को ट्रांसफर करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि CPU। एक्चुअल में होता क्या, अब हमने बोला कि ये जो है हमारी सिस्टम यूनिट होती है, CPU जो है अंदर एक छोटी सी चिप आपकी होती है लगी हुई। तो आपके पास अगर कोई पुट करे कि हाँ जी CPU क्या है आपके पास, तो एक स्मॉल चिप होती है आपके मदरबोर्ड पे, ठीक है। उस चिप को हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। जो स्मॉल चिप होती है आपके पास, उसको आप माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। तो ये प्रोसेसर ही जो है वो सारे काम आपके करवाता है, माइक्रो प्रोसेसर जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि माइक्रो प्रोसेसर या पहला माइक्रो प्रोसेसर जैसे आपके इंटेल के होते हैं, पेंटियम होते हैं, इस तरह से वेरियस माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया है और कौन सी कंपनी का है, उसका नाम क्या है। तो आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया है इंटेल कंपनी के द्वारा, नेम है आपका इंटेल 4004। इन्वेंटर है आपके पास टेड हॉफ एंड फेडरिको फ्रैगिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनके इन्वेंटर्स हैं। बहुत मतलब ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन पता होना चाहिए कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, और ये माइक्रो प्रोसेसर आपका 1971 में बन के आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चिप होती है आपकी, तो उसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, और उस पहला माइक्रो प्रोसेसर आपका इंटेल 4004, ये याद रखना है आपने, इंटेल 4004। बाकी आगे इंटेल ने और भी निकाले हैं, इंटेल सिंपल 4 है, पेंटियम है। उसके बाद आपका आता है कि CPU में, मतलब जो ये छोटी सी चिप है ना, इसमें और क्या चीज़ होती है। तो इस चिप में मेनली ये लगे होते हैं आपके पास, इसी चिप में या जो भी माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, ALU एंड CU, ठीक है। ALU का फुल फॉर्म और CU का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ALU होता है आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है, और CU होता है आपका ओनली कंट्रोल यूनिट। एक्चुअली ये सारे कंपोनेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, यही मिलके एक सिस्टम को तैयार करते हैं। तो अब हम ALU के बारे में कर लेते हैं कि ALU और CU क्या परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ALU है वो आपका जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपके परफॉर्म होनी होंगी उनको परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ALU में आती हैं आपके सारे आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। एक आपके आते हैं कंपैरिजन ऑपरेशंस, ठीक है। एक आपका आता है शिफ्टिंग ऑपरेशंस, बिट शिफ्टिंग जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल, कंपैरिजन, शिफ्टिंग, आपका है लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं इनको अरिथमेटिक ऑपरेशन भी बोला जाता है, जिसमें आपके 4 बेसिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस, आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आपका आता है जैसे आपने कंपेयर करना है, कौन सी वैल्यू आपकी किसी से छोटी है, मीन्स लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या कोई वैल्यू किसी के इक्वल है, ठीक है। ये आता है इसमें। शिफ्टिंग में आपका क्या आता है कि आपने कोई बिट लेफ्ट में शिफ्ट करना है, राइट में शिफ्ट करना है, या किसी बिट को राउंड में आपने चलाना है। तो यहाँ पे आपका और भी ऑपरेशन होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, राइट शिफ्ट, एंड जो राउंड में आपने अपना शिफ्ट को, उनको डिजिट्स को करना है, वो ऑपरेशंस आते हैं।
लॉजिकल ऑपरेशंस में आता है आपका जिसमें आपके लॉजिक यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आप कौन कौन से ऑपरेशन मेनली यूज़ करते हैं, एंड और नॉट, इस तरह से आप कुछ एक लॉजिकल ऑपरेशंस इस पे चलाते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमें लॉजिक लगाना पड़ता है कि ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट, तो क्या इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो सारे लॉजिकल ऑपरेशंस इसकी हेल्प से होते हैं। उसके बाद आता है आपका CU, मेरे पास आ रहा है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है, आपकी जितने भी आपके कंपोनेंट्स लगे हैं उन सब का कंट्रोलिंग करता है। मीन्स इसका काम है सारे कंपोनेंट्स की कंट्रोलिंग करना, ओके, कंट्रोलिंग ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो ये चेक करेगा कि कौन से कंपोनेंट से इनपुट लेना है, कौन से कंपोनेंट से आउटपुट करवाना है, कौन से कंपोनेंट को प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करना है। तो ये थे आपके कुछ बेसिक से कंपोनेंट, जिसमें हमने इनपुट आउटपुट यूनिट को डिस्कस किया, आपका स्टोरेज यूनिट को डिस्कस किया, और आपका CPU और CPU के फर्दर आगे कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया। एक और चीज़ आपके यूनिट में लगी होती है, जो आपका सिस्टम होता है, उसको हम एसेंशियल कंपोनेंट तो नहीं बोलते हैं, लेकिन उसको हम ऑप्शनली यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं UPS, ओके। UPS एक तरह की बैटरी होती है। बैटरी मतलब कि ये इसलिए यूज़ होता है ना, ये एक इन्वर्टर की तरह काम करेगा कि अगर कहीं आपकी लाइट चली जाए तो आपकी उस लाइट की जो नीड है उसको फुलफिल करता है। तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछते हैं, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है जी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आज के टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे फुल फॉर्म ही पूछी जाएंगी। थोड़ा सा आपसे रजिस्टर पे एक क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा फास्टर मेमोरी है, फिर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बफर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, उस हिसाब से। तो यहाँ पे यूपीएस का फुल फॉर्म आ सकता है, सीपीयू के मेन कंपोनेंट्स या सब सिस्टम जिनको हम बोलते हैं वो कौन से हैं। तो ये आपके सारे कंपोनेंट आते हैं आपके कंप्यूटर में, ठीक है। दिस इज़ ऑप्शनल, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि लगाना ही है, इसके बिना भी काम चल जाता है। अगर आपको नीड पड़ती है कि आपको बैकअप चाहिए तब आप इसको लगा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।